बैक टू एडी सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत रेलेवेंस रखता है हमारे एग्जाम से। बिकॉज कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, नॉट ओनली नेट और नॉट ओनली यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो आज के सेशन में आज हम यूनाइटेड नेशंस का इंट्रो लेंगे पहले कि वो कैसे बना या फिर उसके क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में। आफ्टर दैट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो मेन बॉडीज़ हैं, लाइक कुछ 6 मेन बॉडीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं देखेंगे विद इन दिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं एंड उनका फॉर्मेशन कब हुआ या फिर उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं एंड उनके पीछे क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऐसा हम एक साथ कंक्लूड करके ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखती हैं वो सारी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। एंड अभी तक अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा सो दैट कि आपके साथ साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रो। व्हाट इज़ दिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस को समझने के लिए, दैट ये यूनाइटेड नेशंस है क्या, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कुछ कंट्रीज साथ आए, लाइक यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो साथ आए और उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो हमारे बीच में कोऑपरेशन लाए, जिसकी वजह से हम अपने बीच में एक शांति स्थापित कर सकें। बट क्या होता है उसमें, यूएसए खुद तो उसमें ज्वाइन नहीं करता, जिसको एक नाम दिया जाता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस किस टाइम पे स्थापना करी जाती है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ ही टाइम बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है, जिसके बाद से ये जो इंपॉर्टेंस था लीग ऑफ नेशंस का वो बिल्कुल समाप्त सा हो गया। कि इसका इंपॉर्टेंस यही था कि उसे पीस कीपिंग करना था बिटवीन द कंट्रीज़, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में उसको पीस रखना था। बट वो उस चीज़ में कामगर नहीं हुआ तो लोगों ने उसका क्या कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। फिर यहाँ पर एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा गया कि इसको छोड़कर हम कोई और बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें हो, जो भी बेटरमेंट है हमारे बीच में पीस मेंटेन करने के जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। सो इन 1945 ऑन 24th ऑफ अक्टूबर सैन फ्रांसिस्को में 50 गवर्नमेंट्स मीट होते हैं, 50 कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट होती है वो मीट होती है एंड वहाँ पर एक वहाँ पर ड्राफ्टिंग होती है यूएन चार्टर की और उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। एंड दिस 24 अक्टूबर इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व एट यूएन डे, इसको हम यूएन डे भी बोलते हैं दिस 24 ऑफ अक्टूबर को। सो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। So this name United Nations was basically coined by Franklin D. Roosevelt, जो कि 1945 के टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये नेम दिया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस नेम दिया था। एंड आफ्टर दिस वाज मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। इसके हुआ करते थे यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स थे एंड इट वाज हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क यूएसए। अब जाहिर सी बात है कि जो यूएसए उस टाइम पर सुपर पावर था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट डिपेंड ऑन दैट यूएसए। सो वहीं पर ही उसके हेडक्वार्टर भी हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वर लाइक अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि उसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस के। लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन यूएन इज़ रिपब्लिक ऑफ सूडान। रिपब्लिक ऑफ सूडान ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को 2011 जुलाई में। 2011 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ बिकॉज इससे पहले वो एक कॉलोनाइज्ड कंट्री था। आफ्टर दैट वो इंडिपेंडेंट हुआ 2011 में एंड उसको एक रिकॉग्निशन मिला एज अ कंट्री का। सो उसके बाद उसने ज्वाइन करा यूनाइटेड नेशंस को। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस के वो हैं एंटोनियो गुतेरेस। ओके, सो दिस वॉज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट यूनाइटेड नेशंस, जो कि फैक्ट्स वगैरह में हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इनको थोड़ा आप रिमेंबर रखिएगा। एंड आफ्टर दैट कुछ जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दैट इज़ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्रेटेरिएट है यूनाइटेड नेशंस का, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सारी चीज़ें हम चलते हैं एक बारी बारी से, इन सबको देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली
ये जो जनरल असेंबली है ये क्या है, दिस इज़ डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। ये क्या है कि इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं ये उनका एक डेलिबरेटिव असेंबली है। यहाँ पर एवरी ईयर वो आते हैं, मिलते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फिर कई बारी जो उसके हेड ऑफ स्टेट हैं वो सब आते हैं कंट्रीज़ के, वो यहाँ पर मिलते हैं। डिसाइड्स एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, अगर मान लीजिए किसी भी न्यू मेंबर को जोड़ना है यूनाइटेड नेशंस में, किसी न्यू मेंबर का एडमिशन होने वाला है, तो ये सब क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं किस दिन होगा या फिर उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं, वो सारी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही इसको ज्वाइन करा जाता है। अडॉप्ट्स द बजट, उसका बजट जो होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो सारी चीज़ें इन लोग डिसाइड करते हैं। एलेक्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। अभी देखिए ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो जनरल असेंबली है ये इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इट इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के कुछ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसका सिलेक्शन करना भी इसका काम होता है। आफ्टर दैट एकोसॉक के जो मेंबर्स होंगे उनको भी इलेक्ट करना इनका ही काम होता है। फिर सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनको भी इलेक्ट करना होता है इन्हीं को। आईसीजे जो जजेस हैं आईसीजे के, उनको भी 15 जजेस जो होते हैं आईसीजे के, उनको भी इलेक्ट करना इसका काम होता है। और यहाँ पर हर एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंट करा जाता है। इट मीन्स ईच कंट्री हैज़ वन वोट। लाइक एक कंट्री है उसका एक वोट होगा, जैसा कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, लाइक यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम जैसा है वैसा ही वहाँ पर भी है, दैट कि यहाँ पर एक इंसान को एक वोट की तरीके से काउंट करा जाता है। सेम वे वहाँ पर एक कंट्री को, एक मेंबर स्टेट को एक वोट की तरह काउंट करा जाता है। अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल, मैंने बताया जैसा कि मीट वंस इन ईयर इन सेप्टेम्बर मंथ। अभी ये अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, सो सेप्टेम्बर में पिछले महीने लास्ट आई थिंक 20 to 23 के बीच में ये जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ से गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने करा था। And now United Nations Secretary Security Council, this is Security Council. So इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। जिस वजह से बनाया गया है दिस यूनाइटेड नेशंस को, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क। यहाँ पे न्यूयॉर्क पे इसका हेडक्वार्टर है। इन्वेस्टिगेट्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिस्टम। ये इसका मेन क्या फंक्शन क्या होता है कि लाइक कोई भी डिस्प्यूट हो गया या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर इंटरनेशनल फ्रिक्शन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो वहाँ पर क्या करते हैं, इन सब उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उस चीज़ को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। टू कॉल एंड मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड अदर मीजर्स, ये सारी चीज़ें भी यही करते हैं। सैंक्शंस वगैरह लगाना है, किसी भी कंट्री पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना है, लाइक इंडिया पर लगा था 1990s के दौरान इंडिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन। सो ये सारे काम भी यूएनएससी के मेंबर्स ही करते हैं। टू टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एनी अग्रेसर, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो एग्रेशंस वगैरह शो कर रही है, दूसरे किसी कंट्री को बॉर्डर कर रही है, सो क्या करते हैं, इन सब उन पर सैंक्शंस वगैरह लगा सकते हैं। टू रिकमेंड टू अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली के सेक्रेटरी को अपॉइंट करना भी, रिकमेंड उसके लिए अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करना भी यूएनएससी का काम होता है। प्रेसिडेंसी जो इसकी होती है वो रोटेट करती रहती है अल्फ़ाबेटिकली। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का नेम ए से स्टार्ट होता है, सो पहले वो करेगा, फिर जिस कंट्री का नाम बी से आएगा सो वो करेगा, ऐसा अल्फ़ाबेटिकली इसका चलता रहता है। एंड टू एलेक्ट जजेस ऑफ आईसीजे अलॉन्ग विद यूएनजीए के साथ मिलकर ये जजेस को भी अपॉइंट करती है। जो हमारा आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ के जो 15 जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, यूएनएससी विद जनरल असेंबली। जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है और जो जनरल असेंबली है, दोनों के मेंबर्स मिलकर उसे उन जजेस को इलेक्ट करते हैं, फिर अपॉइंट भी करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारा आ जाता है इकोसॉक। इकोसॉक इज़ लाइक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि एक ऐसा हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसमें सारे टाइप के कॉर्पोरेशन हो सकें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी एंड जनरल असेंबली। फॉर एग्जांपल जो भी जनरल चीज़ें होती हैं उसके लिए, जस्टिस के लिए भी यहाँ जगह हैं, एंड ट्रेड के लिए भी हमने WTO जैसे या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी करी हुई हैं, ऐसे ऑर्गन्स डाले हुए हैं कि सारी चीज़ों को ये कवर अप करे, सारी टाइप के कॉर्पोरेशंस डाले जाएं, सो दैट कि कोई भी मेंबर स्टेट कुछ भी गलत करने से पहले सोचे, क्योंकि 193 मेंबर्स है भाई, अगर आप पे सैंक्शंस लगा देंगे फिर आपका साथ कौन देगा, राइट। सो ये इकोसॉक के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्पोरेशन बिटवीन स्टेट्स कंसर्निंग इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स। यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स पे डिस्कस करा जाता है, जो भी इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल दिस वर्ल्ड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, जो भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स हैं
उन पर डिस्कस करा जाता है, डिस्कशन करा जाता है। कोऑर्डिनेट्स कोऑपरेशन बिटवीन न्यूमरस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। यूएन के जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन किस तरीके से बना के चला जाए, उन चीज़ों को भी ये डिस्कस करते हैं। हैव 54 मेंबर्स, इकोसॉक में 54 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय जीए। इट मीन्स जनरल असेंबली जो हमारी होती है वो इसे इलेक्ट करती है। टू सर्व स्टैगर्ड 3 ईयर मैंडेट। यहाँ पर क्या होता है कि एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल 54 मेंबर्स हैं, सो एक कंट्री 3 साल तक इसको सर्व कर सकती है। यहाँ पर एक कंट्री का जो अवधि जिसे हम बोलते हैं वो 3 साल की होती है। एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ें आधिकारिक तौर पर जो फैसले लिए जाते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। सपोर्ट्स अदर यूएन बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिवली, लाइक ये बाकी सारी जो यूएन बॉडीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़ ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बजट पास करा जा रहा है, तो वहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग या फिर स्टडीज़ जो करा जाता है बजट के प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें क्या करता है, ये यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट करता है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। बाई यूएनजीए फॉर 5 ईयर्स इनको करा जाता है मैंडेट, एंड इट इज़ यूएन्स फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और ये यूएन के फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जो ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो। सो दिस वो सेक्रेटरी। एंड आफ्टर दैट आईसीजे के बारे में हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर ऑल द कंट्रीज जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। सिचुएटेड एट पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड्स। जैसा कि आप जानते हैं ये हेग नीदरलैंड्स में लोकेट करता है, सिचुएट करता है। सो कंप्राइज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स 1/3 ऑफ जजेस रिटायर्ड एंड न्यू वन इलेक्टेड। जैसा कि हमारी राज्यसभा में होता है ना, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर नए लोगों को इलेक्ट करा जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 15 जजेस होते हैं, उनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 15 जजेस होते हैं एवरी 3rd ईयर इनमें से क्या होता है 1/3 जजेस को रिटायर करा जाता है एंड वापस से इनकी जगह रिफिल करी जाती हैं बाय द इलेक्शन। फिर क्या होता है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस वजह से इसको बनाया गया है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं आईसीजे के। दैट इज़ वन ऑफ इज़ दैट जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स, लाइक कोई भी कंट्री है उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इसके उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, सो उसको रिजॉल्व करना इसका काम होता है। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड फंक्शन इज टू एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस, लाइक कोई भी इनके यूएनएससी में या फिर लीगली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनके फंक्शनिंग में, उससे रिलेटेड चीज़ों में ये एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं आईसीजेस। फिर आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल हमारा, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था, इसको मेनली डिज़ाइन करा गया था कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं उनके इंडिपेंडेंस के लिए। जो उस टाइम पर कॉलोनीज़ थी, लाइक इंडिया थी 1947 से पहले हमारा इंडिया भी एक कॉलोनी था, कॉलोनीज़ में से रिलेट करता था, बट आफ्टर दैट हमें इंडिपेंडेंस मिला और हम आज़ाद हो गए। ओके, सो ये जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, उन सबको आज़ाद कराने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। इसका मेन वर्क क्या था कि इन कंट्रीज़ में सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस की स्थापना करना, इनको एक सॉवरेन स्टेटस प्रदान करना। सो इस्टेब्लिश इन 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द यूएन चार्टर ऑफ चैप्टर 8। यूएन चार्टर का जो चैप्टर 8 है वो उसके तहत इसको स्थापित करा गया था। एंड दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर रखिएगा। चैप्टर 8 हो गया, या फिर 1944 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, बिकॉज 1944 तक जितने भी कंट्रीज़ थे वर्ल्ड वाइड, जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट हो गई थी। सो 1 नवंबर 1944 के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया एक टाइप सा। ये डीप स्लीप में चले गए हैं, इनका अब कोई वर्क नहीं रह गया है। आफ्टर दैट आते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस क्या है, लाइक 1948 के टाइम पर मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो सारी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो वहाँ पर उस टाइम पर मिलिट्री ऑब्जर्वर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यूएनएससी ने क्या करा कि ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बनाए। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज़, ये जो यूएन है इसकी कोई अपनी मिलिट्री नहीं होती है,
इसके जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो अपनी मिलिट्री अपनी तरफ से देते हैं यूएन को, सो दैट कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एग्रेशन कहीं पर हो रहा है, सो यूएन कहाँ कौन सी मिलिट्री भेजता है, ये जो कंट्रीज़ हैं इसके 193 मेंबर्स हैं इनकी मिलिट्रीज भेजता है। ओके, इनमें से जो जो जितना परसेंट अपना मिलिट्री देते हैं, जितने लोगों को देते हैं उस टाइप से जाते हैं। इट एड्स नेशंस इन नेगोशिएशन इन नेगोशिएटिंग द पैरेलल ट्रांजिशन फ्रॉम वॉर। जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं नेशंस के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए या फिर नेगोशिएशन के तरीके से उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू रिमेंबर इज 29th मई इज ऑब्जर्व एज यूएन पीस कीपिंग डे। सो यूएन पीस कीपिंग डे कब मनाया जाता है या फिर कब इसको ऑब्जर्व करा जाता है? इट इज़ 29th मई। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पूरी स्लाइड का जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट 29th मई। ओके, आफ्टर दैट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेड क्वार्टर्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था दैट यूनाइटेड नेशंस जो है वो न्यूयॉर्क सिटी से है, यूएसए में है। एंड आफ्टर दैट आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन इटली, रोम में है। सो एंड आईएलओ जो हमारा है वो जेनेवा में है। देखिए एक ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंस थोड़ा रिलेवेंस रखता हुआ देखिएगा दैट जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेट करते हुए आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हेड क्वार्टर्ड है? ये सारे हैं वाशिंगटन डीसी में, दैट इज़ यूएसए में। जो इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो सारे वाशिंगटन डीसी में हो जाएंगे। जो नेक काम वाले हैं, वेलफेयर वाले हैं, लाइक आईएलओ हो गया, ये सब टाइप की चीज़ें जो है वो स्विट्जरलैंड में हमारे हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड नेक काम वाले। एंड यूनेस्को दैट इज़ हेरिटेज हमें प्रदान करता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वगैरह बनाए जाते हैं। सो दैट इट इज़ इन पेरिस, फ्रांस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हेरिटेज सिटी माना जाता है पेरिस को, कल्चरल सिटी माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी हेरिटेज वाली चीज़ें हैं। सो इस तरीके से आप एक ट्रिक तरीके से समझ लीजिए इसको याद करने के लिए। एंड यूएनईपी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज़ इन नैरोबी, केन्या में है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम से रिलेटेड हुए, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करी है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी एंड यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम में मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा सो दैट कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।